तो फ्रेंड्स, पर्सनल फाइनेंस का जो टॉपिक है इसको हम ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं मेल्स के साथ। और मैं अपने चैनल के ऊपर उसकी एनालिटिक्स देखूं तो उसके अंदर भी 90% जो ऑडियंस है वो मेल्स ही होते हैं। लेकिन अभी मैंने एक कोहोर्ट भी स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर भी मैंने सबको यही कहा था कि आप हो सके, अगर आप मैरिड हैं तो आप ट्राई करें कि अपनी स्पाउस के साथ बैठें उस कोर्स को लेने के लिए, क्योंकि ये जो एक पूरा सिनेरियो बनता है और जो पूरा सिस्टम बनता है, ये पूरी फैमिली के लिए बनता है, जिसमें आपके स्पाउस भी शामिल होते हैं, आपके बच्चे भी शामिल होते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स योर एक्सटेंडेड फैमिली इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इट। क्योंकि अगर आप इस तरह का सिस्टम नहीं बनाएँगे तो आपको अकेले चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो वाक़ई बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारी इस तरह की मैरेजेज़ देखी हैं जिसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप उसके अंदर कंटिन्यू नहीं कर पाते अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चलें। बल्कि इसमें एक बड़ी एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था। मेरे ऑफ़िस में एक कोलीग होते हैं, वो मेरे पास आए, वो वीडियोज़ देखते हैं, तो वो मुझसे आके कहते हैं कि यार आपकी वीडियोज़ जो है ना मेरे घर में बैन हो गई हैं। मैंने कहा क्यों, खैरियत? तो कहते हैं कि यार वो इसलिए कि मेरी वाइफ़ ने आपकी वो वीडियो देख ली थी जिसमें आपने कहा था कि गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, नई गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास अपने पास भी 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो उन्होंने कहा था इन क्रिएटर को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है ना बिगड़ जाएँगे। अब इसमें बिगड़ने की बात हो ना हो, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस तरह के माइंडसेट से होते हैं। लेकिन ये चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको रियलाइज़ करवाना पड़ती है, एकदम से नहीं होती ये सारी चीज़ें। मैं भी जब भी बहुत सारी बातें कुछ ऐसी करता हूँ, लिंक्डइन पे ख़ास तौर पे जब मैं बात करता हूँ, तो लोग एकदम से उसके ऊपर इस तरह की बातें इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा पोलराइज़ेशन क्रिएट करती हैं, और ये इस तरह की जो पोस्ट्स होती हैं लिंक्डइन के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। मेरे दोस्त के साथ भी हुआ था, बहरोज़ के साथ। उनकी कोई मिलियन से ऊपर के इंप्रेशंस आ गए थे इसी बात के ऊपर कि गाड़ी लेना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अच्छी लेनी चाहिए, महँगी लेनी चाहिए, क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ख़ैर, ये चीज़ मैं अपने कोहोर्ट में बात करूँगा, कोर्स में बात करूँगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको लेना हो कोहोर्ट में जॉइन करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो बाद में देख रहे हैं या बाद में आई हो, अपलोड हो गई हो, तो मैं उसकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी अपलोड करूँगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो आज मैं ईमेल्स की बात करूँगा, क्योंकि क्यू-एन-ए की का सेशन है, और उसके अंदर आज आई थिंक ये 14th वीडियो है क्यू-एन-ए की। मैंने इससे पहले मल्टीपल वीडियोज़ की हुई हैं, लेकिन जब से मैंने इसको प्रॉपर्ली एक अपना रिसेंटली जो मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया था, तो मैंने उस वक़्त से काउंट करना स्टार्ट किया, तो ये 14th वीडियो है क्यू-एन-ए की। मैंने बाकी प्लेलिस्ट के अंदर लगाई हुई है, आप पुरानी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। ये वाली वीडियो एक खातून की तरफ से आई है, जिनकी एज 24 है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर लिखी हैं, और मैंने इस पूरी ईमेल को खुद तो पढ़ा है, लेकिन शायद मैं पूरी ईमेल ना पढूँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड ईमेल है, और उसमें मेरे ख़्याल से इतना ज़रूरत नहीं है उस डिटेल की। तो ईमेल की तरफ चलते हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि इस ईमेल को आप पढ़ें ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और ये साउथ एशिया से फीमेल हैं। कंट्री का नाम उन्होंने मना कर दिया था ये लेने से, तो मैं नहीं लूँगा। तो ईमेल की तरफ चलते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। उससे पहले मैंने एज़ आई सेड बिफोर कि एनालिटिक्स के अंदर मैंने देखा था कि अच्छी बात ये है कि जो मेल ऑडियंस है वो है तो 90%, और फीमेल ऑडियंस 10% है। लेकिन जो मुझे स्टैट्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर जो एंगेजमेंट है वो ख़वातीन की ज़्यादा है। क्योंकि जो वॉच आवर्स हैं वो परसेंटेज वाइज़ फीमेल के ज़्यादा हैं कंपेयर टू मेल। तो ये एक अच्छी बात है कि वो अगर देख रही हैं तो वो लंबे टाइम के लिए देख रही हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द ईमेल, तो ये इस तरह से है: 2 इयर्स फाइनेंशियल प्लान फॉर 5,000 मंथली सैलरी, 24 इयर्स ओल्ड, सोलो फीमेल इन द यूएई। अच्छा, ये इसमें स्टार्ट होता है: डियर मिस्टर वली खान, आई होप यू फाइंड दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट डिस्क्रिपेंसी। अच्छा, ये उन्होंने मुझे एक पहले ईमेल की थी, मैंने उस पे रिप्लाई किया, मुझे कुछ नंबर समझ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने फिर दोबारा से मुझे ईमेल की। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट द डिस्क्रिपेंसीज एंड प्लीज फाइंड देम अगेन बिलो द अपडेटेड फिगर्स टू। मेनी थैंक्स फॉर कंसिडरिंग माई ईमेल, रियली अप्रिशिएट दैट। प्रोफाइल उन्होंने बताई है, नाम उन्होंने बताया था। फिर जेंडर फीमेल है, एज 24 है। उन्होंने कहा था कि 24 एज बता दें, क्योंकि लोगों को आइडिया हो इसके अंदर। ये मैं बता दूं कि साउथ एशिया से हैं, अब वो कहीं से भी हो सकती हैं, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। लोकेशन दुबई, सिंस 2024 में 1.5 साल हो गए ऑलमोस्ट इनको। ऑक्यूपेशन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है एट स्टार्टअप इन दुबई। अच्छा, इस पॉइंट को मैं अभी इस ईमेल को मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं अभी से बताना शुरू कर देता हूँ कुछ पॉइंट्स। ये जो इन्होंने ऑक्यूपेशन लिखी है अपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एट स्टार्टअप, और मैंने इनका लिंक्डइन भी देखा था, तो मेरे ख्याल से इनको अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लिंक्डइन है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो ये कर सकती हैं, या जिस चीज़ का इनके पास पोटेंशियल है। मंथली सैलरी इनकी 5,000 दिरहम्स है, कमीशन के अलावा है।
1 फ्लाइट बैक होम पर ईयर, नो इंश्योरेंस एटसेट्रा इंश्योरेंस नहीं है जो कि होनी चाहिए। कम से कम मेरे ख़्याल से आपको तो मिलनी चाहिए इंश्योरेंस तो जो एम्प्लॉयी होता है उसको तो मिलती ही है इंश्योरेंस, उसकी फैमिली को मिले ना मिले लेकिन इंश्योरेंस आपको मिलनी चाहिए। Commission hai, the highest commission I've received since beginning, since being in the UAE is 500 dirhams, but it's irregular. I did not receive any commission in the last 2 months due to the nature of the job. अच्छा, जिस तरह की जॉब है, जिस तरह की मैंने लिंक्डइन देखा है, आपकी अगेन मैं कहूँगा कि लिंक्डइन आपको इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि जिस डोमेन में आप हैं, उस डोमेन में काफ़ी अच्छे-अच्छे कमीशंस मिलते हैं और आपको उस सैलरी के अलावा कमीशन पे ज़्यादा मेरे ख़्याल से एम्फसाइज़ करना चाहिए क्योंकि जिस डोमेन में आप हैं अब मैं नाम नहीं ले रहा उस डोमेन का, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे कमीशंस मिल सकते हैं। रियल एस्टेट नहीं है बाय द वे। This is my first time being completely financially independent, which means I'm no longer relying on my father to support to put myself on secure financial trajectory. I have devised a savings plan. I was saving 2,000 dirhams each month and plan to do the same from December onwards. There was a break of 3 months in between due to some purchase. A TMI explanation was given in the end. I mean, given in the end. TMI टू मच इन्फॉर्मेशन है और वो मैं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझ रहा आप लोगों को ईमेल पढ़ने के लिए लेकिन ये कि 2000 दिरहम्स ये कह रही हैं कि सेव करेंगी 5000 दिरहम इनकी सैलरी है। आई हैव अटैच्ड माय रफ प्लान फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स अज्यूमिंग माय सैलरी रिमेन्स द सेम हाउएवर आई एम होपफुल फॉर द 20% रेज़ एट द स्टार्ट ऑफ 2025। अच्छा 20% रेज़ हो भी जाएगी तो 500 दिरहम ही बढ़ेंगे ना, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा? सॉरी 1000 दिरहम बढ़ेंगे। तो ठीक है 6000 दिरहम हो जाएगी आपकी सैलरी। ओके, इसमें एक पॉइंट ये था कि जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाली बात है, वो आप उसको थोड़ा-सा क्लियर करें क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक ऐसी टर्म है जो कि लोग डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर लेते हैं। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि 43 इयर्स ओल्ड हैं। मुझसे वो कह रहे थे कि यार मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। मैंने कहा यार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है? कह रहा है यार मैं दुबई में काम करता हूँ, मुझे कोई किसी से पैसों लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब इनफैक्ट मैं अपने बैक होम पैसे भेज रहा होता हूँ। मैंने कहा इसको आप डेट फ्री कह सकते हैं, इसको आप मल्टीपल और चीज़ें कह सकते हैं, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि अब आपको किसी जॉब या बिज़नेस के थ्रू अपनी लाइफ़स्टाइल को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रही है। तो आप ऐसे तो नहीं है ना, आपको जॉब तो करनी है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप नहीं हुई उस तरह से, ठीक है? आप अपने फादर पे डिपेंडेंट नहीं हुई हैं, ये एक अलग चीज़ है। इसी तरह से बाकी लोगों को भी मैं कहता हूँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं थ्रू योर जॉब और जो भी आप काम कर रहे हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि अगर आप जॉब करना छोड़ दें, तो आप उस लेवल का लाइफ़स्टाइल जी रहे हों कि आपको ज़रूरत नहीं हो कि आप अपनी जॉब पे दोबारा से जाएँ या जॉब से ज़्यादा पैसे लें और फिर अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको मेंटेन करें। तो थोड़ा-सा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है लोगों को जो समझ नहीं आती है। करंट मंथ्स एक्सपेंसेस की बात करें तो द अमाउंट आई स्पेंड इज़ 3000 दिरहम्स रेंट उसमें बताया उन्होंने 1800 अच्छा ये लोगों के लिए भी थोड़ा-सा इंसाइटफुल होगा जो लोग दुबई से बाहर से देख रहे होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा आइडिया होगा कि इस पैसों में अगर आप बैचलर हैं, जो कि ये हैं क्योंकि ये ऑल्दो कि फीमेल हैं लेकिन हैं तो बैचलर मतलब इनकी शादी नहीं हुई हुई और ये अकेली रह रही हैं। तो द अमाउंट आई कैन स्पेंड इज़ 3000 दिरहम्स जो कि रेंट रेंट पे 1800 दिरहम्स होते हैं, पार्टीशन में रहती हैं। पार्टीशन इस तरह के भी होते हैं जिसमें फीमेल ओनली हो या फैमिली ओरिएंटेड पार्टीशन हो तो वो बहुत अच्छे पार्टीशन भी होते हैं यहाँ पर। तो उस जगह पर अगर आप रह रहे हैं तो मेरे ख़्याल से कोई मसला नहीं है, पैसे सेव करने के लिए करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपको बच जाते हैं आपके आपके ऑफ़िस के करीब है ये और स्ट्रेस ऑफ कम्यूटिंग नहीं होता। जिम की मेंबरशिप है 180 दिरहम्स ठीक है, इट्स फाइन। I don't have any problems with that. सब्सक्रिप्शन है स्पॉटिफ़ाई की 20 दिरहम्स नॉट अ बिग डील। फूड के एक्सपेंस हैं 600 टू 700 दिरहम्स व्हिच इज़ नॉट अ बिग डील एज़ वेल। एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस है 300 टू 400 दिरहम्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स लेफ्ट आफ्टर अबव एक्सपेंसेस। वो भी ठीक ही है, इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस नहीं है। सो फार आई हैव सेविंग्स ऑफ अराउंड इन द फैब विद लिटिल ओवर 4000 दिरहम्स सेव्ड। My goal was 6,000 dirhams. Not reaching it has been disheartening. Once I reach 6,000 or to 7,000 dirhams, I plan to open a savings account in Vio Bank for my emergency fund. अच्छा, अब इसके अंदर वियो बैंक अच्छा बैंक है, सब कुछ ज़बरदस्त है, लेकिन उनका जो सेविंग्स का कंपोनेंट है, उसके अंदर आप ये देख लें कि 2 टाइप के शायद वियो बैंक्स हैं। उसमें देखना पड़ेगा कि अगर आप सेविंग्स के पर्सपेक्टिव से उसमें पैसे डाल रही हैं, तो उसमें चार्जेज़ लगते हैं मंथली और अगर वो आपके स्पेसिफिक अमाउंट से कम है, तो वो चार्जेज़ ज़्यादा हो जाते हैं। आपको वो सही नहीं होगा।
आई थिंक 35,000 दिरहम से ऊपर की अगर आप इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर पार्क किया हुआ है आपने, तो फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। सो इसलिए व्यू बैंक में सब्सक्रिप्शन मॉडल है उनका और उसको आपको देखना पड़ेगा। व्यू बैंक है बहुत अच्छा, मेरा खुद भी बैंक के अंदर अकाउंट है। मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर को उसी के थ्रू फंड कर रहा होता हूँ विदाउट एनी चार्ज, यानी कि मैं इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर पैसे अगर मुझे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो मैं अगर $1000 से कम करूँ, ये इस पे मैंने न्यूज़लेटर भी लिखा था। न्यूज़लेटर के अंदर मैंने एक एक हिंट दी थी, तो मैंने कहा था कि किसी को समझ में आया तो मुझे रिप्लाई करे, तो उन्होंने रिप्लाई किया था, मैंने उसमें बताया था। मेरी कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप की, उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं और न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सुननी हो कभी। अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़लेटर का लिंक नीचे दिया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्वेश्चंस एंड कंसिडरेशंस। डू यू थिंक आई शुड ट्राई टू कट मोर एक्सपेंसेस upon receiving a raise around 1000 dirham? Should I allocate most of it to investments or focus on short term goals such as laser treatment and obtaining a driver's license? I understand that that personal growth is also an asset. Do you think I am on the right path? Any other advice is more than welcomed. ओके। आइडियल लॉन्ग टर्म प्लान पे भी आते हैं, लेकिन अगर आपने जिस तरह से बोला है कि आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है एक्सपेंसेस, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, इसमें कोई कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल लिविंग दिस लिविंग स्टाइल, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे अगर बढ़ते हैं तो लाइफ़स्टाइल को आपको फ़िलहाल इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो इफ़ यू आर ओके विद दैट, देन इट्स परफेक्टली फाइन। और आपको 1000 दिरहम्स की रेज़ मिलती है, तब भी मेरे ख्याल से आपको जो आपके सेविंग्स का पार्ट है उसकी तरफ जाना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि आपको इमरजेंसी फ़ंड को बिल्ट अप करना है। कम से कम आपके केस के अंदर आपका अगर 3000 दिरहम्स की मैं कहूँगा कि आप ऑलमोस्ट 20,000 दिरहम्स तो आप एक साइड पे सेट करें। थोड़ा बहुत सेव भी करना शुरू इन्वेस्ट भी करना शुरू करें, लेकिन एटलीस्ट 20,000 दिरहम्स का आप टारगेट रखें कि आपको 20,000 दिरहम्स एक साइड पे सेव करने हैं, जो कि बनते हैं आपको। अगर 3000 दिरहम की आपकी के एक्सपेंसेस हैं, तो आप ऑलमोस्ट 18,000 दिरहम्स 6 मंथ्स के हिसाब से बनते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा कर लें उसको तो ज़्यादा बेहतर है। एट द सेम टाइम आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपका पाथ ठीक है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँ कि आप जो अपनी इनकम समझ रही हैं कि ये इतनी सही है, तो इसको बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकती हैं। जिस डोमेन में आप हैं, उसमें कमीशन बहुत अच्छे मिलते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। मैं एग्ज़ाम्पल लोगों के लिए दे दूँ कि लेट्स से आप रियल एस्टेट में काम कर रहे होंगे, तो आपको बहुत अच्छे कमीशन मिल सकते हैं। आप किसी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास काम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें बहुत अच्छे कमीशंस मिल सकते हैं। आप लेट्स से बिज़नेस सेटअप के अंदर काम करते हैं, तो आपको अच्छे कमीशंस मिल सकते हैं। मल्टीपल और डोमेन्स इस तरह की हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे कमीशंस मिलते हैं। तो इसलिए जो लोग वहाँ उस डोमेन में काम कर रहे हैं, उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं और उनको कमीशन का नहीं पता, तो मैं आपको बता दूँ कमीशन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। और जो सेल्स के अंदर कमीशन लेवल पे काम कर रहा है, उसको बुरा नहीं समझना चाहिए। सेल्स के अंदर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, बल्कि मैंने एक पॉडकास्ट की थी तैयब हनीफ के साथ, सेल्स के ही बंदे हैं, सॉफ्टवेयर सेल्स के अंदर हैं। वो बताते हैं कि कमीशन के साथ यूएस के अंदर जो और इवन दुबई में भी रहते हुए जो उनकी साल की इनकम है वो 1 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकती है, अगर कमीशन प्लस सैलरी को मिला लें। तो कमीशन एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि नॉन सेल्स के लोग होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है फॉर सम रीज़न। तो उसको बिल्कुल भी ना भूलें। तो अपना जो कमीशन वाला पार्ट है उसको देखें, अपनी इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने लिंक्डइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और जो आपका एक्सपेंसेस हैं वो अपनी जगह पे सही हैं। जो आपको 1000 दिरहम की रेज़ मिल रही है, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट की मैं बारे में बात करूँ, तो आपको मेरे ख़्याल से सरवा के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। जब आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो जाएँ ना, 9,000 10,000 दिरहम, उसके बाद आप अपना अकाउंट खुलवा लें, बल्कि अभी अकाउंट तो अभी भी खुलवा सकती हैं आप। अकाउंट खुलवा के पहला डिपॉज़िट करें सरवा इन्वेस्ट के अंदर। सरवा इन्वेस्ट के अंदर इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को कि उसमें थोड़ी-सी फ़ीस होती है उनकी, लेकिन उसमें आपको आइडिया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स हो कैसे रही हैं, सर्वा खुद कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आपको खुद इन्वेस्ट करना है, तो सर्वा की जगह अगर आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़े, तो वो कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, पूरी डिटेल में उसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सर्वा के बारे में मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, उनमें से किसी एक वीडियो को जाके देख सकते हैं और पीछे की सारी वीडियोज़ फिर आपको आने लगेंगी। मैंने उसमें डिटेल में डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि अगर आप सर्वा की तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके भी क्या ऑप्शंस हैं। थोड़े से हाई लेवल पे चले जाएँगे तो इंटरैक्टिव ब्रोकर का नाम आता है, लेकिन फ़िलहाल आपके लेवल के ऊपर सर्वा बेस्ट है। सर्वा में अगर आपको अकाउंट खोलना है, तो मेरा रेफरल लिंक नीचे यूज़ कर सकते हैं आप, और उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोल के 50 अप टू $50 का रेफरल बोनस ले सकते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर लगती हैं। अच्छा,
अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के अंदर जो आती है बात, इसमें इनको इन्होंने कहा है फंड करना है भाई की स्टडीज़, इनके फंड माय ब्रदर्स स्टडी अब्रॉड एजुकेशन इफ ही डजंट सिक्योर स्कॉलरशिप। ही इज़ इन ग्रेड 10 राइट नाउ। करंटली ट्यूशन फीस फॉर डिसेंट यूनिवर्सिटी इन यूरोप रेंजेस फ्रॉम 8,000 टू 10,000 यूएसडी पर ईयर एंड आई वांट टू बी एबल टू अफोर्ड दैट। सो अगर आपको ये अफोर्ड करना है तो यू कैन इमेजिन कि आपको किस लेवल के ऊपर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करनी है per year, अगर आपका ये टारगेट है, एंड देन परचेज अ हाउस इवन इफ इट्स अ स्टूडियो इन यूरोप और द यूएई in the next 6 to 10 years, so that my after my father retire I can have them move out of जो country था, and alternatively I am open to buying a house in the same country का नाम again लिया in a decent area. They are also building their own house, so if they don't need support I would focus on building my own assets and investments. ये अभी आगे की बात है। आपके जो 2 बड़े गोल्स हैं, जिसके अंदर घर और जो आपके भाई की पढ़ाई है, यही सक इन कर लेंगे आपके सारे पैसे, अगर आप इसी सैलरी के ऊपर चलती रहीं। तो सैलरी आपको इंक्रीज़ लाज़मी करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरी इंक्रीज़ के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है 25 ईयर्स के लोगों में, 24, 25, 23, 20 इवन अप टू 30 के वो अपना लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन लाइफ़स्टाइल को ज़रूरत नहीं है कि अनलेस एंड अंटिल आपको कोई परेशानी हो रही है, लाइफ़स्टाइल इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने ड्राइविंग लाइसेंस का भी बोला था, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसको फ़िलहाल आप पैरेलल में रख सकती हैं, फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ऑफ़िस करीब में है, लेकिन उसके पैसे आपको जमा करके रखने हैं ताकि इन केस आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप फ़ौरन उसको अप्लाई करें। फिर इसके अंदर आप हाउस परचेज़, तो ये बात की बात है, इसको तो बाद में देखेंगे। पर्सनली आई डोंट फ़ील द नीड फॉर अ प्राइवेट हाउस एंड आई एम कंफर्टेबल लिविंग इन अ शेयर्ड अपार्टमेंट। दिस अरेंजमेंट अलाउज़ मी टू अवॉइड कंसर्न्स अबाउट एक्स्ट्रा बिल्स, मेंटेनेंस एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। In my experience, a decent share rental situation minimize worries, letting me focus on more meaningful pursuits. Until around the age of 32, I'd prefer not to be tied down to one location. I'd like the freedom to travel internationally for vacations each year, exploring different places as potential long-term homes. ट्रैवलिंग बिल्कुल करें, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें किसी भी तरह से। और इस पॉइंट पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेंगी क्योंकि आपके पास वैसे ही रूम कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आज से ही स्टार्ट कर दें। और उसका रीज़न मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स बोल चुका हूँ, क्योंकि जब आप जिस वक़्त आपके पास पैसे आते हैं, उस वक़्त जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपके पास गलतियों का गुंजाइश कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा स्टेक हो जाते हैं। लेकिन जिस वक़्त कम पैसे होंगे, उस वक़्त आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कम पैसों से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको समझ में आएगा और उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितने आप बर्दाश्त करें, थोड़ा-सा उसमें लॉस उठाना। तो अगर आप फ़र्ज़ करें आपके पास 10,000 दिरहम्स हैं, तो मैं कहूँगा कि 1000 दिरहम से स्टार्ट करें इन्वेस्ट करना और हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते रहें उसके अंदर। मल्टीपल वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर। मेरे कोर्सेज़ भी हैं अब जो मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, अगेन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे उसके लिंक। एंड स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी जिसके अंदर मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी विद तैयब हनीफ़, जो मैंने एक पहले बात की थी ना, जिसके अंदर हमने सेल्स की बात की थी, लेकिन मैंने तैयब हनीफ़ के बारे में, उनकी लाइफ़ के बारे में बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसी तरह से सलमान तारिक से मैंने बात की थी। बहुत अच्छी एक पॉडकास्ट थी जिसके अंदर उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ़ को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लोग लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन के अंदर फँस जाते हैं, इवन दो कि बहुत अच्छी सैलरीज़ बना रहे होते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिए। कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।